आपका हमारे YouTube चैनल एन मिश्रा ऑनलाइन क्लासेज पर स्वागत है। हम आपको मॉडर्न इंडिया में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ा रहे थे, जो भारत के नव जागरण का एक अध्याय है। इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में या नव जागरण में हमने आपको अब तक हिंदू धर्म में सुधार, हिंदू समाज में सुधार, उसके लिए किए गए आंदोलनों के बारे में बताया गया। जो आंदोलन उसके बारे में हमने बताया, इसके साथ साथ भारत में उपस्थित अन्य धर्मों में भी समाज सुधार या धर्म सुधार पर कुछ न कुछ कार्य उस समय के उनके धर्मगुरुओं या महापुरुषों के द्वारा किया जा रहा था। इसमें हिंदू धर्म सुधार या समाज सुधार के ही कड़ी में एक और भी कड़ी आती है, वो है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में सबसे प्रमुख या सबसे अग्रणी माने जाते हैं सर सैयद अहमद खान। यहाँ आपको जो टॉपिक शुरू किया जा रहा है वो मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन, ये आपको एक नया टॉपिक शुरू किया गया। ध्यान रहे कि मुस्लिम धर्म सुधार या मुस्लिम समाज सुधार में प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। इसकी शुरुआत वास्तव में होती है 1857 की क्रांति के बाद से ही। 1857 की क्रांति में मुस्लिम, भारतीय, ईसाई, यहूदी, पारसी, हिंदू जो सबसे बड़ी जनसंख्या में थे, ये सभी लोग कंधे से कंधे मिलाकर लड़े थे और अंग्रेजी सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती उपस्थित किए थे। इसीलिए 1870 के बाद प्रकाशित डब्ल्यू हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को ये सलाह दी गई कि वे भारत के एकजुट समाज को छिन्न भिन्न कर दें। इसी सलाह पर अमल करते हुए सरकार ने मुसलमानों को अपनी तरफ से मिलाने के लिए सर सैयद अहमद खान को तैयार किया। यही से पृष्ठभूमि तैयार होती है मुस्लिम धर्म सुधार में, क्योंकि सरकार का मानना था डिवाइड एंड रूल, एक मुश्त या यूनाइट भारत के समाज का मुकाबला आप करने में बहुत कठिनाई महसूस करेंगे या नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिवाइड, इनको छोटे छोटे भागों में बांटो, इनमें विद्वेष फैलाओ और तब उसके बाद आप इन पर रूल कर सकते हैं। इसी क्रम में उन्होंने हिंदू धर्म के बाद जो एक बड़ा जनसंख्या वाला समाज था वो था मुस्लिम समाज, उसके एक महापुरुष सर सैयद अहमद खान को अपनी तरफ तैयार किया। ध्यान रहे, सर सैयद अहमद खान अपने जीवन के प्रारंभ में से लेकर एक लंबे समय तक हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, लेकिन मुसलमानों का साथ पाकर वे अब हिंदू धर्म या हिंदू समाज और कांग्रेस के विरोधी हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने उनको बरगलाया कि आप अंग्रेजों के साथ रहकर या सरकार के साथ रहकर मुस्लिम समाज का ज़्यादा भला कर सकते हैं। उनकी सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई और उस तरफ हो गए। इस तरह से अपनी तरफ मिलाने के क्रम में सर सैयद अहमद खान को अंग्रेजों ने अपनी तरफ कर लिया और उन्हें तैयार किया। ये सर सैयद अहमद खान 1857 की क्रांति के समय बिजनौर के सदर अमीन थे। बिजनौर के सदर अमीन हुआ करते थे और उन्होंने 1857 की क्रांति पर एक पुस्तक भी प्रकाशित करवाई थी जिसका नाम था आसबाबे बगावते हिंद। ये उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया था आसबाबे बगावते हिंद नाम से। सर सैयद अहमद खान द्वारा चलाए गए आंदोलन को ही अलीगढ़ आंदोलन कहा जाता है। मेरे ख्याल से अब आप इसे समझ लिए होंगे, सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने जो आंदोलन चलाया वह अलीगढ़ आंदोलन कहलाता है। वो कैसे, ये क्रम से देखते जाइए, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। इसमें जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा उचित होगा वो आपको बताया जाएगा। जैसे सर सैयद अहमद खान जब अंग्रेजों की तरफ हो लिए, सरकार से सहायता पाने लगे, तो उस क्रम में सबसे पहले सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। सैयद अहमद खान को सर की उपाधि दी गई और सैयद अहमद खान बिल्कुल नेहरू जी के घर आनंद भवन के पीछे वाला भाग जो आज का स्वराज भवन कहलाता है, उसी स्वराज भवन का जो मकान है ये सर सैयद अहमद खान का था। इसे बाद में उन्होंने पंडित मोतीलाल नेहरू को बेच करके वे मुस्लिम समाज सुधार, मुस्लिम धर्म सुधार और मुसलमानों को लाभ दिलाने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं उसके लिए वे निकल पड़े। इसीलिए सर सैयद अहमद ने अपने विचारों के प्रचार के लिए एक पुस्तक तहजीब उल अखलाक, जिसको हिंदी में कहेंगे सभ्यता और नैतिकता, का प्रकाशन करवाया। तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता का प्रकाशन करवाया। इसी तरह से मुस्लिम धर्म या मुस्लिम समाज में सुधार के लिए उन्होंने पीरी मुरादी प्रथा को समाप्त करने
और पाश्चात्य शिक्षा एवं अंग्रेजी ज्ञान को, इस अंग्रेजी ज्ञान को पूरी तरह से मुसलमानों के समाज के लिए आत्मसात करने की अपील की कि आप इसे, यानी मुस्लिम सभी लोग पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करें, अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करें। यानी इसके द्वारा उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की कि आपको ऐसा करना चाहिए, इससे मुसलमानों का विकास हो सकेगा। उन्होंने कुरान पर नए ढंग की टीका लिखी। उन्होंने कहा कुरान को लोगों ने तोड़ा मरोड़ा है, कुरान को विज्ञान के आलोक में एक नए ढंग से उन्होंने टीका करने का प्रयास किया, ये भी उन्होंने काम किया था। और मुसलमानों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए उन्होंने कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, ताकि मुसलमानों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ सके। इसके लिए उन्होंने कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी की। साथ ही साथ उन्होंने बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद के साथ मिलकर पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके साथ मिलकर की थी? बनारस के राजा बाबू शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद के साथ मिलकर उन्होंने ये कार्य किया था। इसमें एक चीज़ और भी बताना उचित होगा, इस महापुरुष ने एक मुसलमानों को अंग्रेजों की तरफ लाने के लिए एक और भी प्रयास किया। तो ये हम देख लेते हैं कि अगला इन्होंने कौन सा संस्था या कौन सी पुस्तक का निर्माण किया, प्रकाशित करवाया, या कौन सा संस्था स्थापित की, ये हम लोग देख लेते हैं। की स्थापना के साथ साथ सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति या अंग्रेजी सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए, या उन्हें उनके अंग्रेजी सरकार के प्रति निष्ठावान बनाने के लिए राजभक्त मुसलमान नाम की एक पुस्तक भी प्रकाशित करवाई। एक तो उन्होंने पैट्रियाटिक एसोसिएशन बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद के साथ मिलकर बनवाई, एक संगठन बनाया, और एक पुस्तक मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बनाने के लिए प्रकाशित करवाई। वो जो पुस्तक थी उसका नाम था राजभक्त मुसलमान। ये पुस्तक उन्होंने प्रकाशित करवाई थी। साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुआ, या मुसलमानों के अंग्रेजों के प्रति भक्ति हुई, या इसके साथ साथ मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करवाई। ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो 1875 में स्थापित हुआ, ये अंग्रेजी सरकार के सहयोग से स्थापित हुआ था। यही 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। ये जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में स्थापित हुआ था, यही आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में बना। 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। ध्यान रहे, अभी हमने बताया था कि सैयद अहमद खान द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था वही अलीगढ़ आंदोलन कहलाता है। अलीगढ़ आंदोलन को कांग्रेस के मुकाबले बेहतर संगठन बनाने के लिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने उसे 10,000 रुपये की सहायता राशि भी प्रदान की थी। 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की थी। और इस प्रकार सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज और मुसलमान धर्म में सुधार और मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा, मुसलमानों के अंग्रेजों की सहायता लेने लायक बनाने के लिए ये सारे प्रयास किए थे। अंग्रेजों के प्रति मुसलमानों का सहयोग पाने के लिए ये जो कार्यक्रम किए गए, इसके साथ साथ मुस्लिम धर्म और समाज में सुधार करने के कुछ और भी मुस्लिम विद्वानों द्वारा प्रयास हुए। और वो जो अगला आंदोलन है उसे हम कहते हैं देवबंद आंदोलन। तो अब जरा देवबंद के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देवबंद आंदोलन, ये इसके संस्थापक थे मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने 1867 में सहारनपुर के देवबंद में, ये देवबंद में एक दारुल उलूम मदरसे की स्थापना की थी। इस देवबंद आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कुरान और हदीस तथा शरीयत के अनुसार मुस्लिम समाज का संचालन एवं मुस्लिम समाज में शुद्ध आचरण, शरीयत कुरान हदीस के अनुसार मुस्लिम समाज का शुद्ध आचरण हो और उसके अनुसार उनके समाज का संचालन हो। यही जो है देवबंद आंदोलन का उद्देश्य था। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस आंदोलन के संस्थापक मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने 1867 में सहारनपुर के देवबंद में एक इस्लामिक मदरसे दारुल उलूम की स्थापना की थी। ध्यान रहे,
यह संस्था कांग्रेस की समर्थक थी और अलीगढ़ आंदोलन की विरोधी थी। क्यों? क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन के सर सैयद अहमद खान ने अपने हिसाब से कुरान और हदीस के ऊपर टीका टिप्पणी करने, अपने हिसाब से ऐसे महानतम धर्म ग्रंथों को तोड़ने बढ़ने का प्रयास किया था। इसी कारण से देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन का विरोधी था, जबकि कांग्रेस का समर्थक था, भारत की एकता का हिमायती था। ये सारी चीज़ें इस देवबंद आंदोलन में थीं। ध्यान रहे। साथ ही साथ इसमें और क्या था, इस आंदोलन में या इस मदरसे में अंग्रेजी शिक्षा तथा पाश्चात्य शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। उसमें अरबी, फारसी इत्यादि चीज़ों का वो किया जाता था, शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा पे इस पर कोई व्यवहार नहीं किया जाता था। ध्यान रहे। इस अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे एक अल्लामा शिबली नोमानी। ये आजमगढ़ के नदवा सराय, जो हमसे बहुत करीब है, यहीं के रहने वाले थे। और इन्होंने, ये एक इस्लामिक समाज के एक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान थे, बड़े ही महानतम विद्वान थे, इस्लामिक धर्म संस्थाओं के या धर्म ग्रंथों के बड़े विद्वान थे, लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान। इन्होंने कानून की शिक्षा के लिए लखनऊ में मुसलमानों के लिए 2 कॉलेज बनाए थे। एक कॉलेज का नाम था नदवत उल उलूम, अपने गांव के नाम पर, नदवा सराय के नाम पर इन्होंने एक लखनऊ में जो कॉलेज स्थापित किया था, नदवत उल उलूम, और दूसरा था दार उल उलूम। इन दोनों मदरसों की इन्होंने स्थापना किया था। ध्यान रहे, अल्लामा शिबली नोमानी अपने समय के इस्लामिक विद्वान थे, महानतम विद्वान थे। उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया था, कांग्रेस की प्रशंसा की थी, और उनका मानना था कि मुस्लिम, हिंदू और अन्य भारतीय समाज में रहने वाले धर्म आपस में भाईचारा बनाते हुए एकता से रह सकते हैं। ऐसा अल्लामा शिबली नोमानी का मानना था। ध्यान रहे, देवबंद आंदोलन के साथ एक और भी आंदोलन था, अहमदिया आंदोलन। इसके संस्थापक थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद, इसीलिए इसे महदवी आंदोलन भी कहा जाता है। ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब स्वयं को ईसा मसीह और भगवान कृष्ण के अवतार कहते थे। ये भी हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के हिमायती थे, और स्वयं को ईसा मसीह तथा भगवान कृष्ण का अवतार करते थे। मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के नायक एक होते थे अब्दुल लतीफ़ बंगाल के। बंगाल में उन्होंने मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की उन्होंने बंगाल में स्थापना की थी। तो इस तरह से मुस्लिम धर्म सुधार में आपने देखा अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, अहमदिया आंदोलन या मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी जो अब्दुल लतीफ़ ने बंगाल में स्थापित किया था, इन्होंने मुस्लिम धर्म, मुस्लिम समाज में सुधार, आधुनिक शिक्षा देने और उसके सुधारण का पूरा प्रयास किया था। उसमें काफ़ी हद तक वे सफल भी रहे। तो ये रहा मुस्लिम धर्म सुधार। इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, पारसी धर्म के लोगों ने भी अपने धर्म में कुछ सुधार का प्रयास किया था। तो ये देखते हैं कि पारसी धर्म सुधार में क्या है। अब हम लोग पारसी धर्म सुधार की बात थोड़ा कर लेते हैं। भारत के प्रमुख पारसी नेता होते थे दादा भाई नेरोजी। जब हम लोग कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ेंगे तो उसमें दादा भाई नेरोजी का नाम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में आएगा। भारत के शानदार वृद्ध पुरुष, ये एक पारसी थे दादा भाई नेरोजी। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष भी हुए। ये प्रमुख पारसी नेता थे दादा भाई नेरोजी। इसी तरह नेरोजी फरदौन जी, सोराब जी सपूर जी बंगाली जी, बहराम जी मालवारी जी, ये लोग प्रसिद्ध पारसी नेता हुआ करते थे। इन महापुरुषों ने पारसी धर्म में सुधार के लिए क्या किया था? पारसी धर्म में सुधार के लिए इन लोगों ने रहनुमाए भजदयासन सभा की स्थापना की थी और रस्त गोफ्तार नाम की एक पत्रिका निकाली थी। ये एक संक्षिप्त कार्य इन लोगों ने पारसी धर्म में सुधार के लिए किया था। रहनुमाए भजदयासन सभा की स्थापना की थी और रस्त गोफ्तार नाम की एक पत्रिका निकाली थी। ये पारसी धर्म का एक संक्षिप्त समाज सुधार का इतिहास है। हम लोग थोड़ा सा कुछ और समाज सुधारों के बारे में जानकारी कर लेते हैं जो यत्र तत्र है। जैसे कुछ समाज सुधारों को हम पहले ही बता चुके हैं। जैसे सती प्रथा का अंत मैं बता चुका हूँ राजा राम मोहन राय वाले चैप्टर में कि सती प्रथा का अंत बंगाल अधिनियम 17 के द्वारा अंततः 1829 में सती प्रथा का
लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा अंत कर दिया गया, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सती प्रथा के अंत हो जाने के बाद एक और भारत में समस्या थी। सती होने से लोग बच गई तो विधवा हो गई। विधवाओं की विवाह की आवश्यकता थी, इसलिए एक महान राजनेता एवं महापुरुष होते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने 1855 में अंग्रेजी सरकार से अपील की कि विधवा पुनर्विवाह के लिए वे कानून बनाएं, और उससे प्रोत्साहित होकर लॉर्ड डलहौजी की सरकार ने 1856 में बंगाल अधिनियम 21 द्वारा 1856 में बंगाल अधिनियम द्वारा 21 नहीं सॉरी बंगाल अधिनियम केवल आया था, उसके द्वारा भारत में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान की। इसके लिए 1855 में, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने एक प्रयास भी किया था, सरकार से अनुरोध भी किया था, मैं बता चुका हूँ। ये सोम प्रकाश नाम की एक पत्रिका निकालते थे जिससे विधवा विवाह का प्रचार प्रसार करते थे। तो विधवा पुनर्विवाह के लिए जो 1855 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अनुरोध किया था सरकार से, उससे प्रोत्साहित होकर लॉर्ड डलहौजी की सरकार उस समय थी, वही गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में बंगाल अधिनियम द्वारा विधवा पुनर्विवाह को सरकारी मान्यता प्रदान की। ऐसे ही एक प्रथा बंगालियों राजपूतों में शिशुवध प्रथा होती थी। उस शिशुवध में खासकर पुत्रियों को लोग तमाम तरह के परेशानियों से बचने के लिए लोग मार डालते थे। ऐसी कुप्रथा भी भारत में थी कुछ प्रजातियों और जातियों में। इस शिशुवध प्रथा की समाप्ति के लिए जो प्रयास हुआ 1885 में हुआ, और बंगाल अधिनियम 21 के द्वारा तथा 1904 के बंगाल अधिनियम के द्वारा शिशुवध प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया, और शिशुवध प्रथा को प्रोत्साहित करने वाले या शिशुवध के दोषी को मानव हत्या का अपराधी माना गया। इस प्रकार 1850 के बंगाल अधिनियम 21 और 1904 के बंगाल अधिनियम द्वारा शिशुवध प्रथा को अवैध अमान्य घोषित कर दिया गया, अपराध घोषित कर दिया। ध्यान रहे, विधवा विवाह के साथ साथ शिशुवध प्रथा के साथ साथ जो और भी समाज में कुरीतियाँ थी उसको भी समाप्त करने का सरकार ने प्रयास किया, लेकिन इसी में वो बहुत आगे बढ़ गई। जैसा कि अंग्रेजों में कोई वर्ण व्यवस्था या विशेष ऐसा कोई रेशियल वो नहीं है, कोई वैसी विशेष व्यवस्था नहीं है, बड़ा ही खुला समाज है, उसका दुष्परिणाम भी उसके सामने है। ऐसे में ही कुछ भारतीयों के सहयोग से, प्रोत्साहन से उन लोगों ने नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थ के समय पास हुआ, ब्रह्म मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट उसी समय पास हुआ था 1872 में। इसमें अंतरजातीय विवाहों को मान्यता दी गई। अंतरजातीय विवाहों को मान्यता देने के कारण उस समय के महानतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य तिलक ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा ये भारत का समाज है, भारत के समाज की अपनी विशिष्टता है, हर जातियों हर वर्णों के अपने गुण हैं, इसलिए आप भारत के समाज में अधिक हस्तक्षेप न करें, अन्यथा इसका परिणाम बुरा होगा। हुआ भी, ध्यान रहे, हाँ हुआ भी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, 1857 की क्रांति हुई। बाल विवाह रोकने का भी प्रयास हुआ। इसके लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पास हुआ। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 एस बंगाली, अभी थोड़ी देर में पहले बताया हूँ, सुराब जी सपूर जी बंगाली के प्रयासों से बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ। इसमें 12 वर्ष से कम उम्र की कन्या का विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया। ये बाल विवाह रोकने का प्रयास था। इसी तरह से बाल विवाह रोकने के बाद जो इसमें और अगला प्रयास होता है, शारदा एक्ट आता है 1930 में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट को संशोधित करके डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से ये शारदा एक्ट लाया गया 1930 में। इसके लिए विवाह के हेतु लड़के लड़कियों की उम्र तय की गई। 14 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया। ये भी शारदा एक्ट भी एज ऑफ कंसेंट एक्ट का संशोधित रूप था। इसमें लड़के लड़कियों की विवाह की उम्र तय की गई ताकि बाल विवाह रुक सके। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट में क्या था? एज ऑफ कंसेंट एक्ट में केवल लड़की की उम्र तय की गई थी कि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह न किया जाए। ध्यान रहे, एक और भी भारत में कुप्रथा प्राचीन समय से चली आ रही थी। अति प्राचीन काल में तो दासों की जो प्रथा थी वह बड़ी ही मानवीय थी। इसी नाते मेगास्थनीज भारत में कहता दास प्रथा नहीं है, क्योंकि दासों के साथ बड़ा मानवीय व्यवहार होता था, वे परिवार के अंग की तरह होते थे। लेकिन मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम पाते हैं कि दासों के साथ बड़ा निर्दयतापूर्ण व्यवहार होता था और स्वयं
मॉडर्न कहलाने वाले यूरोप में दासों के साथ बड़ा निर्दयतम व्यवहार होता था। भारत में भी होता था, वहाँ भी होता था, मुस्लिम समाज और तमाम लोगों में। इसलिए 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा 1843 से भारत से दास प्रथा का भी अंत कर दिया गया। ये ऐसे सुधार जो हैं वो समाज सुधार, धर्म सुधार के रूप में ही सामने आए, जो अन्य सुधार के रूप में सामने आते हैं। इसी तरह से स्त्रियों के विकास के लिए भी सरकार ने प्रयास किया। जैसे मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि वुड डिस्पैच में पहली बार स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किया गया था, सिफारिश की गई थी। ये वुड डिस्पैच में हुआ था, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इसी तरह से 1906 में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना ढोंडी केशव कर्वे ने पूना में किया था। 1916 आते आते प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी ढोंडी केशव कर्वे ने वहाँ पर पूना में किया था। इस तरह से स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी प्रयास किया गया। इसी तरह 1843 में बेथुन नाम के एक विद्वान ने लड़कियों की शिक्षा के लिए कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। उनका नाम था बेथुन महोदय ने कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। ऐसे ही इस क्षेत्र में और भी प्रयास हुए। ईसाई मिशनरियों ने तरुण भारतीय स्त्री सभा की स्थापना की थी, तरुण भारतीय स्त्री सभा। तो कुछ अच्छे कुछ बुरे जो भारत में समाज सुधार या धर्म सुधार हुए भारतीय महापुरुषों के द्वारा, इंग्लैंड या अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत में किए गए। हमारे देश में बड़ी विचित्र सी प्रथा ही है, समाज सुधार या धर्म सुधार में करते करते लोग काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं और वो निगेटिव की तरफ चला जाता है। ऐसा भी हुआ, लेकिन तमाम समाज सुधार भी हुए जो कुरीति या कुप्रथा के रूप में, धर्म की अति के रूप में या तत्कालीन परिस्थितियों के कारण भारत के समाज में चले आ रहे थे, उन्हें समाप्त करना आवश्यक था। और वे सरकारी प्रयासों से और भारत के महापुरुषों समाज सुधारकों के प्रयासों से वे सब समाज सुधार और धर्म सुधार किए गए। ये इसमें इतना ही। हम लोग थोड़ी बहुत इसके आगे नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ सकते हैं, हो सकता है उसमें हम निम्न जातीय आंदोलन के बारे में भी पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। लाइक कमेंट के साथ साथ हमें आप सुझाव भी दे सकते हैं कि हमारे पढ़ाने में कहाँ किस तरह से कमियां हैं, ताकि हम आपके सुझाव से अवगत होकर उसमें सुधार कर सकें। थैंक यू क्लास।